चैप्टर 1 का टॉपिक पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हमें टॉपिक नेम का मतलब पता हो कि इसका मतलब है क्या। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? पीरियोडिसिटी का मतलब होता है ऑफ प्रॉपर्टीज, मतलब कि ना किसी भी चीज़ का एक रेगुलर इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना। मिसाल के तौर पर जैसे गर्मियों के बाद सर्दियाँ आती हैं, दिन के बाद रात आ जाती है, मतलब एक रेगुलर इंटरवल है, एक मखसूस टाइम के बाद। सेम इसी तरह पीरियोडिक टेबल में भी एक मखसूस वक्फे के बाद प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ख़ुद को रिपीट कर रही हैं। अब वो भी मैं बताता हूँ कैसे रिपीट करती हैं। अब पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और periodic function of their atomic number। अब इसका क्या मतलब है? मिसाल के तौर पर कहते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है इनके एटॉमिक नंबर का। ये हमारा मॉडर्न लॉ है। आपने पढ़ा था 9th क्लास में मॉडर्न लॉ क्या था कि एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब उससे पहले मेंडलीफ का लॉ था, वो क्या था कि एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया ऑन द बेस ऑफ देयर एटॉमिक मास। याद है? तो फिर बाद में अभी तक कौन सा फॉलो किया जा रहा है? एटॉमिक नंबर वाला। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हमारे पास यहाँ पर आता है हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाता है हीलियम, ठीक है, इधर आ गया लिथियम। अब यहाँ पर आपको ये बताने लगा हूँ कि इसका मतलब है क्या पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का, कि प्रॉपर्टीज़ का एक मखसूस इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना। अब यहाँ पर आ गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये आ गया नियोन। अब आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है ना, हाइड्रोजन एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन? एक। लिथियम में भी एक ही पाया जाता है, ठीक है। लिथियम के बाद फ़र्ज़ करें आ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट, कौन सा आएगा वाला इसके नीचे? सोडियम। अब इसके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, लिथियम के आखिरी शेल में। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 एलिमेंट्स के बाद जो अगला एलिमेंट आएगा उसके आखिरी शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक। मतलब ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही है। जितने ऊपर वाले में लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उतने ही नीचे वाले एलिमेंट में। सेम इसी तरह हमारे पास इसके नीचे कौन सा एलिमेंट आएगा? जल्दी से बताओ आप। मैग्नीशियम। गुड। फ़र्ज़ करो यहाँ पर आ जाता है मैग्नीशियम। अब आपके पास ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में भी कितने होंगे? 2। लेकिन एक मखसूस इंटरवल के बाद 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही इन दोनों की। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर्टीज़ का एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद खुद को रिपीट करना, इसी को कहा जाता है, क्या कहते हैं बोला इसी को? पीरियोडिक फंक्शन। अब यही लिखा हुआ हमने, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि बच्चों को ये नहीं पता चल रहा होता कि फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब बहुत सिंपल है। मिसाल के तौर पर अब आपके पास वाटर है, पानी है। आपने उस पानी को देखा है अपनी आंखों के ज़रिए, आपने बता दिया कि पानी जो है वो लिक्विड है, आपने बता दिया पानी जो है वो लिक्विड के अलावा कलरलेस है, उसको कोई कलर नहीं होता। ये तो थी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो आपको देखते साथ ही पता चल गई। केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि जो ये चीज़ किन से मिलके बनी हुई है। हम लोग क्या बताएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि ये हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम फिर जाकर वाटर की फॉर्मेशन हुई है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। समझ आ गई है? अब इसके बाद ये तो हमारा हो गया पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। इसमें जो पहला आता है हमारे पास वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस। अब यहाँ पर ना एटॉमिक रेडियस को समझने से पहले आप सिंपल रेडियस का आपको पता होना चाहिए कि सिंपल रेडियस होता क्या है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एटम का सेंटर है, ठीक है। अब एटम के सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको कहते हैं रेडियस, ठीक है। जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, बल्कि सबने मैथ्स पढ़ी मैट्रिक में, सबको पता होगा रेडियस किसे कहते हैं। किसी एटम के सेंटर से लेके उसके कॉर्नर तक के डिस्टेंस को क्या नाम देते हैं? रेडियस। अब यहाँ पर हम लोग जब एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड करेंगे उसे नाम दे देंगे एटॉमिक रेडियस।
लेकिन आप लोगों ने 9th क्लास में एक इसकी डेफिनेशन जो पढ़ी थी उसमें ऐसे ड्रा की हुई थी, शायद आपको याद हो। वैसे बच्चे इतनी देर तक चीज़ों को याद नहीं रखते, याद है आपको? गुड, आप सारे तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब आप लोगों ने ना वहाँ पर ऐसे देखा था, इन दोनों को आपस में कंबाइन किया हुआ था, फिर बाद में इसी को 2 पे डिवाइड किया हुआ था, फिर जाकर हमारे पास फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ ये भी कार्बन एटम है, ये भी कार्बन एटम, मिसाल के तौर पर इन्होंने डिस्टेंस काउंट किया एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस काउंट किया, तो हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया 154। 2 पे डिवाइड करवाया तो हमारे पास आ गया 77 पिकोमीटर, 77 पिको। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है, बच्चे ये पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम लोग एक सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड कर लें, उसके सेंटर से लेके यहाँ तक एक सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं फाइंड कर सकते, हमें क्यों 2 एटम को कंबाइन करवाया जा रहा है। ये भी बच्चों का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन इसकी रीज़न क्या होती है सुनो। आपके पास ना फ़र्ज़ करो, यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान से समझना, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे इस कंसेप्ट को सुन के। आपके पास ये सेंटर है, फ़र्ज़ करो सिंगल एटम है, मैं इसका एटॉमिक रेडियस फाइंड करने लगा हूँ। अब मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि एक सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं फाइंड कर सकते, इसकी क्या रीज़न होती है। अब जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मैंने आपको शायद याद हो पहले दिन बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है 2 तरीके से मूव कर रहा होता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, एक रोटेटरी मोशन, दूसरी सर्कुलर मोशन, याद है। ये सेम इसी तरह कंसेप्ट है जैसे हमारा सूरज सेंटर में है बिल्कुल, ज़मीन उसके इर्द गिर्द मूव कर रही है। अब जब ज़मीन अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ ये ज़मीन है, इस दरमियान में सूरज है, फ़र्ज़ करो ये अपने ही एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो हमारे इधर एक दिन कंप्लीट हो जाता है, हमारे इधर एक दिन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये ऐसे ही रोटेट करती हुई जिस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है, तो हमारे यहाँ पर ज़मीन पर 365 डेज़ कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 1 साल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट पे आ जाओ कि क्यों नहीं मेजर कर सकती। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव इस तरह कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब सुनो, ये बात माइंड में रखो, डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया कि इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव करता है। चाहे आप लोग अपने घर से ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं, अगर आप लोग पैदल, मैं फ़र्ज़ करो इधर हूँ ना, मैं ऐसे चल रहा हूँ, मैं भी इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में जो मूव करता है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव, मतलब मैं फ़र्ज़ करें अगर इस तरह भी जाना चाह रहा हूँ ना, स्ट्रेट जा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं इस तरह वेव बना रहा होता हूँ। अब मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जो चूंटियाँ होती हैं, कीड़ियाँ जिसे हम लोग कहते हैं पंजाबी ज़बान में, चूंटी जो होती है, कभी आपने ये देखा कि वो ज़मीन से ऐसे चढ़ना स्टार्ट हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर चली गई हो? वो ऐसे ज़रूर जाती है ऐसे। इसी तरह हम लोग भी मूव करती हैं, लेकिन हमारा मैस ज़्यादा होने की वजह से हमारी वेव बहुत छोटी होती है जो हमें महसूस नहीं होती। देखो ना, फ़र्ज़ करो मैं एटॉमिक रेडियस फाइंड करने लगा था, इतना फाइंड हो गया क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था। फिर बाद में एटॉमिक रेडियस फाइंड करने लगा, यहाँ तक फाइंड हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वक्त यहाँ पर मूव कर रहा था। इस तरह हम लोग एग्जैक्ट तो नहीं फाइंड कर सकेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ वेव मूव कर रहा है, ये तो आपको पता चल गई। हम लोग भी चल रहे हैं, वो भी इन द फॉर्म ऑफ वेव चल रहे हैं, ये बात याद रखो। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेव। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो भी वेव की फॉर्म में मूव कर रहे हैं। हमने यहाँ तक मेजर किया तो एटॉमिक रेडियस और आया, हमने यहाँ तक मेजर किया तो एटॉमिक रेडियस और आ गया। इसी वजह से हम लोग एग्जैक्ट एटॉमिक रेडियस एक सिंगल एटम का फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसी वजह से हमें 2 सेम एटम्स को कंबाइन करवाना पड़ता है। जब 2 सेम एटम्स कंबाइन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक के सेंटर से लेके दूसरे के सेंटर तक का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर जो एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, इसको नाम दिया जाता है बॉन्ड लेंथ। क्या नाम देते हैं? बॉन्ड लेंथ। अभी हमारे पास बॉन्ड लेंथ है एक सेंटर से लेके दूसरे सेंटर तक। अगर हम लोग इस बॉन्ड लेंथ को 2 पे डिवाइड करवा दें तो हमारे पास जो आएगा वो कहलाएगा एटॉमिक रेडियस। समझ आ गई? इस तरह से हम लोग सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड आउट नहीं करते।
अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इसकी डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस, it is half of the distance between two identical atoms bonded together. It is half of the distance between two identical atoms bonded together. मिसाल के तौर पर ये दो एटम्स हैं, दोनों के दरमियान में बॉन्ड है, इसको हाफ करोगे तो आपके पास क्या निकल आएगा, एटॉमिक रेडियस। समझ आ गई सबको। अब इसके बाद ना इसके यूनिट्स, हम लोग इसको मेजर कैसे करते हैं, यूनिट्स, इसके दो यूनिट्स होती हैं, इसका यूनिट पिकोमीटर भी होता है, यूनिट्स ऑफ atomic radius is picometer and angstrom। अब पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू, बताओ जल्दी से, -12, गुड। और आंगस्ट्रोम किसके बराबर होता है, ये मैं बता देता हूँ, ये 1 आंगस्ट्रोम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ना एटॉमिक रेडियस के यूनिट्स हैं, एटॉमिक रेडियस के दोनों यूनिट्स कहलाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि कौन कौन से फैक्टर इस पे डिपेंड, फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस पे इफ़ेक्ट कर रही होती है। अब इसमें आ जाता है आपके पास पहला फैक्टर, वो है नंबर ऑफ शेल्स। नंबर, बोलो नहीं, पहला फैक्टर कौन सा आ गया, नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल पे। ये मैं आपको सिंपल एक्सप्लेन कर दूंगा सारा, अभी फिलहाल आप लोग नोट करो। सेकंड आता है आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके अलावा आपके पास आ जाता है साइज ऑफ एटम। मतलब ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर एटॉमिक रेडियस डिपेंड कर रहा होता है। ये 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, साइज ऑफ एटम, ये सारे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब सिंपल सुनो। अब इसके बाद ना आपके पास ट्रेंड्स आते हैं। ट्रेंड क्या है, सुनो। एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, ग्रुप में उसका साइज़ डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अब ये चीज़ें हैं। अब ये आप लोगों ने ना, ये जो अभी बताने लगा हूँ ट्रेंड्स पीरियड में और ग्रुप में, अभी आप लोगों ने नोट नहीं करना, सिर्फ समझना है। क्योंकि ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये तीनों पॉइंट्स सब में सेम वर्डिंग लिखनी है आपने। इन तीनों टॉपिक्स में, ट्रेंड्स में सेम वर्डिंग लिखनी है जो भी समझाने लगा हूँ। अगर वो आप लोग समझ लेंगे तो आप अपनी वर्डिंग में लिख दोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रेंड्स ट्रेंड इन अ पीरियड, ट्रेंड इन अ पीरियड। अब हम लोग देखने लगे हैं कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। अब देखो आपके पास यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया हीलियम, इधर आ गया बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बार इनमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो भी लिख देता हूँ। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। मैं आप, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर की बिना पर इनको तरतीब दिया गया है,
जिसका जो नंबर है उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब यहाँ तक 10 तक मैंने लिख दिए। अब आपके पास फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ लिथियम को अगर मैं ड्रा करूँ तो लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल वाला, जल्दी से बताओ देख के। 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इधर इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 इधर आ गया। ऐसे ही है, पहले शेल में 2 आएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? अगले शेल में। अब इसी तरह अगर हम लोग बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम के केस में चार इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इधर आ गए और 2 इधर आ गए। बेरिलियम के बाद नेक्स्ट मेंबर कौन सा है? बोरॉन। इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3। ऐसे ही है, बोरॉन के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? कार्बन। मैंने यहाँ कार्बन तक के ड्रा करता हूँ, जो बात समझाने लगा वो आपको यहाँ तक समझ आ जाएगी। 1 2 3 और ये 4। अब आप देखो, हम लोग पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ मैंने 4 एलिमेंट्स को लिखा है। पीरियड में लेफ़्ट से राइट आप लोग क्या देख रहे हो? इसमें भी नंबर ऑफ़ शेल 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 है और इसमें भी। नंबर ऑफ़ शेल रिमेन सेम है, नंबर ऑफ़ शेल रिमेन सेम, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो एक चीज़ का इजाफा हो रहा है। किस चीज़ का? इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रहे हैं रेगुलर वे में। रेगुलर वे का मतलब ये इधर 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर 2 आ गए, इधर 3 आ गए, उधर 4 आ गए। मतलब ये नंबर ऑफ़ शेल रिमेन सेम, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद में 1 बाय 1 करके इजाफा हो रहा है। अब सुनो, मिसाल के तौर पर अगर इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें प्रोटॉन भी कितने हैं? इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें प्रोटॉन भी कितने? अब इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन में तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 ही होंगे, 6 ही होंगे। अब होगा ये, इसमें ना 3 प्रोटॉन इन 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहे हैं। इस वाले केस में 3 प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस केस में 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। मतलब न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया है। प्रोटॉन कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में। इसका मतलब ये हुआ कार्बन के केस में न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ गया है, तो वो क्या करेगा? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज़्यादा फोर्स से अपने पास खींचेगा, और जितनी ज़्यादा फोर्स से अपने पास खींचेगा उसको अपने बिल्कुल करीब ले आएगा, जिसके नतीजे में एटम का साइज़ क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चे ये भी कहते हैं कि सर शेल तो सेम है, शेल तो सेम है, लेकिन एटॉमिक रेडियस कैसे छोटा हो गया? अब इसको आप सिंपल ये समझो, मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास फ़र्ज़ करो इस क्लास में अगर 30 बच्चे हैं, फ़र्ज़ करो आप लोग बैठे हो 40-45 की तादाद बैठी हुई है ये क्लासरूम में, और फ़र्ज़ करो 15 बच्चे और आ जाते हैं इस क्लास में, तो आप लोगों की ज़बान पर वर्डिंग क्या होगी? आप लोग फौरी तौर पर कहना शुरू कर दोगे कि हमारी क्लास को चेंज किया जाए, ये क्लास छोटी हो गई है। क्लास तो वही है, आप लोग तादाद में ज़्यादा हो गए हो। सेम इसी तरह यहाँ पर भी शेल वही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियस के चार्ज बढ़ने की वजह से एटम कह लो कि श्रिंक हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है। अब वही बातें हम लोगों ने लिखनी है। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन की तादाद में इजाफा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी तो बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं? न्यूक्लियर चार्ज किसे कहते हैं भला? जो न्यूक्लियस का चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद में अगर इजाफा हुआ है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा है या कम हुआ है? वो भी बढ़ गया। एंड द साइज ऑफ एटम डिक्रीज, एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ लगी पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज़ कर रहा होता है? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? कोई एक सिंगल बच्चा जिसको ना समझ आई हो? कोई भी क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछें आप लोग। कोई भी क्वेश्चन नहीं है? हम लोग देखेंगे ट्रेंड इन अ ग्रुप। अब ग्रुप, अब इधर देखते रहो। आपके पास फर्स्ट करें पहला जो ग्रुप है जिसको हमने याद किया हुआ है, हाली ने की रब से फरियाद। ओके, अब इसका पीरियड नंबर 1 है, इसका पीरियड नंबर 1, इसका पीरियड नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 नंबर ऑफ, मतलब 7 पीरियड मैंने ड्रा कर दिए पहले ग्रुप के। अब देखो हाइड्रोजन जो है इसमें पीरियड कितने वाला? 1, तो इसमें शेल भी 1 होगा,
शेल भी, अगर लिथियम की बात करूं तो इसमें कितने पे कौन सा पीरियड है, सेकंड, तो इसमें शेल भी कितने होंगे। इसी तरह अगर सोडियम की बात करूं, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में टोटल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं, और सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ तक समझ आ गई। ये मैंने सिंपल क्या किया है, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम इन तीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया, इन तीन से ये मैं समझ आ जाएगी जो मैं बात अभी बताने लगा। अब आप क्या देख रहे हो, हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, तो पैसेज ऑफ टाइम वक्त के साथ साथ किस चीज़ में इजाफा हो रहा है, शेल्स में इजाफा हो रहा है। शेल्स में इजाफा होने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके दरमियान में अट्रैक्शन क्या हो रही है, कम हो रही है। आपने शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा था। शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि आपके पास ना, मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करो ये एक एटम है, अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स ये इसके अट्रैक्शन को कम से कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्शन बहुत कम महसूस होती है, बहुत कम महसूस होगी। इसी वजह से इसी प्रोसेस को, इसी फिनोमेना को शील्डिंग इफेक्ट का नाम देते हैं। सुनो दोबारा, न्यूक्लियस की अपने आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है ड्यू टू इनर वैनिंग इलेक्ट्रॉन्स। इनर वैनिंग इलेक्ट्रॉन्स वही होते हैं जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस पर कम होगी, इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। अब हमारे पास आ गया ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ़ शेल्स की तादाद में इजाफा होने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या हो रही है, न्यूक्लियस की कम हो रही है, तो एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही लिखेंगे हम लोग, इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अच्छा रुक जाइए एक मिनट, मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट करता हूँ। ग्रुप में टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ़ शेल की तादाद में इजाफा हो रहा है। नंबर ऑफ़ शेल की तादाद में इजाफा होने की वजह से न्यूक्लियस और आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है, पावर है आखिरी इलेक्ट्रॉन पे, वो कम से कम हो गई है। इसी वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ हो गया। इसी को मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप लोग भी इसको समझने के बाद अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो। बुक पे ऐसे नहीं लिखा हुआ जैसे मैंने लिखा है, अगर आप लोग यही लिख दोगे तो गलत नहीं होगा। आपको अगर समझ में आ गया तो आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, तो गलत नहीं होगा। क्लियर है सबको?